नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल यानी काला पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे गुप्तोत्तर काल के बारे में। अब तक हमारी जो चर्चा हुई थी आपने उसमें देखा था, डिटेल एनालिसिस हमने किया था गुप्ता पीरियड की। गुप्ता एम्पायर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपको हमने स्कंदगुप्त के बारे में बताया था, विक्रमादित्य के बारे में बताया था। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न के लिहाज से जो टॉपिक थे उनकी हमने आपसे बात की थी। वहाँ पे हमने आपसे साहित्य की चर्चा करते समय हमने आपसे दंडिन, भास, कालिदास और हमने बात की थी विशाखा दत्त की, बराह मिहिर की, जो नवरत्न थे, जो नवरत्न गुप्ता पीरियड में थे, उनकी हमने आपसे चर्चा की थी। ये किनके शासनकाल में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ करते थे। इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक अगला है और ये प्राचीन इतिहास का अंतिम टॉपिक होगा, वो है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल की हम आपसे बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में डिटेल एनालिसिस। ये है, आप देखें पहले गुप्तोत्तर काल का एक मैप देखें, जिस मैप में आपको ये थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि गुप्तोत्तर काल में है क्या, अध्ययन क्या करना गुप्तोत्तर काल में हमको। तो देखिए, जब गुप्तोत्तर काल हम पढ़ेंगे, हमारी चर्चा जब आपसे हो रही है तो इसमें हम कुछ वंश की बात करेंगे। पहले हमारी आपसे बात होगी पुष्यभूति वंश के बारे में। किस वंश के बारे में हम बात करेंगे आपसे? पुष्यभूति वंश के बारे में। दूसरी वंश में हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो होगा पाल वंश, और तीसरा वंश हमारा होगा बादामी के चालुक्य, बादामी के बारे में। उसके बाद हम आपसे जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी, हमारी चर्चा होगी राष्ट्रकूट के बारे में। इतनी चर्चा करने के बाद आपसे हम बात करेंगे फिर संगम वंश के बारे में। संगम वंश आपको पता है कि गुप्तोत्तर काल तक ये लगातार डेवलपमेंट हो रहा था। ये दक्षिण भारत का वंश हुआ करता था, जिसमें 3 राज्य मुख्य रूप से थे। कौन कौन? एक था महान चोल, और दूसरा चेर, और तीसरा पांड्य। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं जो संगम राज्य हुआ करते थे। तो इनकी आपसे हम बातें करेंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जिस टॉपिक से, वो टॉपिक हमने आपको पहले दे दिया है। कौन सा है? गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्ता के पीर लास्ट में जो काल था, या इसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। इस काल के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी वो होगी पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश के बारे में, इस वंश में अगर हम देखें आपसे, इस वंश में अगर हम आपको दिखाएं तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना करने का महत्वपूर्ण योगदान किया था प्रभाकर वर्धन ने। इस वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं प्रभाकर वर्धन। कौन सा वंश है? पुष्यभूति वंश। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जो शासन करने वाला राज्य था, वो था आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासन हुआ, और ये इसकी जो इतिहास है, ये आप देखेंगे तो अब तक के इतिहास में जो मिडल स्टार्ट होगा मध्यकालीन के पहले, सबसे अंतिम दुर्ग के रूप में ये सामने आता है। ये सबसे महान शासक हुआ। हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो उसे शॉर्टकट में हर्ष के नाम से जानते हैं। हर्ष ये शैव धर्म का उपासक था। शिव की महान शिव रुद्र की पूजा किया करता था। इसका एक उपनाम दिया जाता है कि ये बड़ा ही सहिष्णु था, हर धर्म को बराबर संरक्षण देता था। अतः इसे हिंदू काल का अकबर कहते हैं। किस काल का? हिंदू काल का अकबर के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो ये बाणभट्ट जो थे, बाणभट्ट इसके राय दरबार में हुआ करते थे। बाणभट्ट इसके राय दरबारी थे, और इसका युद्ध हुआ था एक महान शासक से। ये देखें तो ये पूरा आप जो देख रहे हैं, ये जो मैप दिख रहा है आपको, जो येलो कलर में दिख रहा है, ये येलो कलर का पूरा मैप हर्ष का साम्राज्य है, एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन है। ये पूरे उत्तर भारत को, केवल गुजरात को छोड़ते हुए, गुजरात राज्य गुर्जर वाले हिस्सों को छोड़ते हुए अगर देखें तो ये उत्तर भारत और पूर्वी भारत में पूरा साम्राज्य अपना फैलाया हुआ था। ऐसा शासक कौन था? ये शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनका, जब ये दक्षिण विस्तार करना शुरू किया, जब ये अपने कदम को दक्षिण की ओर फैलाना शुरू किया, तो इसका युद्ध एक राजा से होता है, जिस राजा का नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। ये
इनकी मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा बनकर आता है और उन्हें और दक्षिण भारत में विस्तार की सारी सपने को हर्षवर्धन के तोड़ देता है पुलकेशिन द्वितीय। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध होता है उसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहता है। हर्षवर्धन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और इस हार के कारण हर्ष पूरी दक्षिण विजय की जो इनकी इच्छा थी, जो इनका स्वप्न था, उसको लेकर उत्तर भारत में सिमटे रह जाते हैं। अगर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण चीज और कि जो ह्वेन सांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ह्वेन-सांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और जब ये भारत आया तो आप देखेंगे ये कई राजाओं के शासनकाल में ये जाता है। इसी समय हमने आपसे बात की कि ह्वेन-सांग जो इस युद्ध का चर्चा करता है, कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय का और हर्ष के युद्ध का चर्चा करता है। वो हर्ष के शासनकाल में भारत तो आया, लेकिन वो जब युद्ध समाप्त होता है तो वो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में भी पहुंचता है, दरबार में भी पहुंचता है। कौन? ह्वेन-सांग। ये कौन था? ये बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने भारत आया था और नालंदा यूनिवर्सिटी में ये बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। इसके बाद अगर देखें जिस वंश का शासक हुआ, जो वंश सत्ता में आया इस इनके एम्पायर के बाद, अगर देखा जाए तो दूसरा वंश जो उभर कर आया वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आया, जिसे हम पाल के नाम से जानते हैं। पाल वंश उभर कर सामने आया जो इस वाले क्षेत्र में है। यानी दक्षिण जो हमारा पश्चिम बंगाल का पूर्वोत्तर भारत वाला हिस्सा है, पूर्व वाला हिस्सा है, वहाँ पर पाल वंश का स्थापना हुई और इसे स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करता है 750 एडी में और 750 एडी से लेकर यह वंश सत्ता में आता है। अतः इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल की कुछ उपलब्धियां हैं जिसके लिए हम ये याद करते हैं। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने नालंदा विश्वविद्यालय की बात की थी तभी हमने बताया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? जो की है धर्मपाल ने। ये किस वंश का शासक था? ये पाल वंश का शासक था और ये जो गोपाल थे, गोपाल का पुत्र था ये धर्मपाल। इसने स्थापना की थी किसका? इसने स्थापना की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। इसके बाद अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे और देखें, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो देवपाल इस वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ, अंतिम राज्य दरबारी हुआ, अंतिम शासक हुआ जो इस शासनकाल में अपना शासन करता है। देवपाल अगर देखें तो ये इस वंश में न सिर्फ अंतिम शासक बल्कि सबसे मजबूत शासन करने वाला देवपाल था। देवपाल ने जब शासन किया तो इसने कुछ क्षेत्रों को जीता। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इसने देवपाल ने जब पाल वंश का शासक हुआ तो इसने असम पे चढ़ाई की और असम के क्षेत्र को जीता। असम को जीतने के बाद इसने जीता किस वाले हिस्से को? दक्षिण में विजय करना शुरू किया और उड़ीसा को जीता। यानी देवपाल ने असम और उड़ीसा को जीता। देखा जाए उसके बाद यहाँ से मानता नहीं है, यहाँ से मूव करता है, जाता है मध्य क्षेत्र में भोज राजाओं के पास, भोज वंश के राजाओं के पास, और प्रतिहार वंश के शासक भोज को हरा देता है ये, और भोज को हराकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। और जैसे देखा जाए तो जब ये आगे बढ़ता है तो ये यहाँ पर तक अपनी प्रजस्व को बढ़ाता है, लेकिन इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ, जो अंतिम रूप से इस वंश का अंत हो जाता है, उसका नाम है महीपाल। महीपाल, ध्यान रखें, देवपाल अंतिम शासक नहीं है, महीपाल अंतिम शासक है। जब ये महीपाल शासन में आता है तो ये भी अपने पूर्वज की जो इच्छा थी, जो विस्तार की इच्छा थी, उसी को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन उस समय आप देखेंगे चोल वंश में एक महान शासक हुआ जिसका नाम था क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र प्रथम से इसका एक युद्ध होता है और राजेंद्र प्रथम ने महीपाल को हराकर इस वंश का अंत कर देता है। और इस वंश का जब अंत करता है तो राजेंद्र प्रथम आप देखेंगे पाल वंश को हराकर, आप देखेंगे तो ये पाल वंश को हराकर गंगा के मैदानों में शासन करने लगता है। एक यहाँ का शासक, एक दक्षिण भारत का शासक आकर गंगा के मैदानों में भी अपनी विजय प्राप्त करता है, वो था राजेंद्र प्रथम, और तभी उसने गंगई चोलपुरम की उपाधि धारण की। इसकी बात अभी हम इसी वीडियो में आगे करेंगे जब हम चोल वंश का अध्ययन करेंगे। अभी हमारी भूमिका चल रही है, पाल वंश की बात हमने कर ली। अब आपसे हमारी जो बात हुई वो कहाँ कहाँ तक हो गई है दोस्तों? आपको हमने बताया
पुष्यभूति वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में। ये दो चीज़ें हमारी आपसे हो चुकी हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारी जो बात होगी आपसे होगी बादामी के चालुक्य के बारे में। जो बादामी क्षेत्र था वो क्षेत्र ये था, कर्नाटक के हिस्से में बादामी के चालुक्य थे। इनकी स्थापना करने वाला जो शासक था उसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी के चालुक्यों की स्थापना, बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी बातापी थी, जिसे आज बादामी के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे योग्य शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्ष को हराया था और बहुत ही बुरी तरह से हराया था और हर्ष के दक्षिण विजय के सपने को चकनाचूर कर दिया था। इसकी बात हमने अभी आपके पुष्यभूति वंश के बारे में जब बात कर रहा किया था। पुलकेशिन द्वितीय इसके विदेशी व्यापार, जो पुलकेशिन द्वितीय था इसका विदेशी व्यापार बड़ा ही अच्छा हुआ करता था। इसने अपने दरबार से एक दूत भेजा पर्सिया में एक दूत भेजा था और ये दूत पर्सिया में गया था। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण वंश का शासक आता है। अगर देखें थे चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे, जो बादामी के चालुक्य थे, यहाँ क्षेत्र में इनके एक सामंत थे जो सामंत का कार्य किया करते थे, वो थे राष्ट्रकूट में अगर देखें तो दंतदुर्ग नामक का एक सामंत था राष्ट्रकूट चालुक्यों का, जिन्होंने चालुक्य वंश की अंत करके एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था राष्ट्रकूट। यानी अब हमारी बात होगी राष्ट्रकूट पे। इसका जो क्षेत्र होगा, इसका भी क्षेत्र आप देखेंगे तो आप देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले हिस्से में ये भी फैला हुआ होगा। अब अगर आप बात करें यहाँ से तो हमारी अब बात आपसे होगी किसके बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में। लेकिन राष्ट्रकूटों के बारे में बात करने से पहले हम आपसे एक बार पूरी जितनी बात की उसकी पीपीटी पे चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, हमने आपसे बात की पुष्यभूति वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में, बादामी वंश के बारे में। इन 3 वंशों के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। हमने बताया पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था, जो स्थापना करता था, वो प्रभाकर वर्धन ने किया था। इसकी स्थापना थानेश्वर में हुई थी और सबसे महान शासक इसका हर्षवर्धन हुआ था। हर्षवर्धन को शैव धर्म का उपासक था, हिंदू धर्म का ये, हिंदू काल का ये अकबर कहा जाता था। इसकी राजधानी इसने थानेश्वर से कन्नौज लाया और कन्नौज की महत्ता इसमें बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और देखेंगे। इसीलिए उत्तराधिकार, कन्नौज के उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध होता है जो त्रिपक्षीय होता है। 3 साम्राज्य उसको लड़ने के पाने के आशा में लगे रहते हैं, तो उसकी अभी आगे हम बात करेंगे। हर्ष और पुलकेशिन के बीच एक युद्ध होता है। जब हर्ष दक्षिण भारत का विस्तार करता है, दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार की इच्छा रखता है, तो उसका वहाँ पे हार होती है किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। और पुलकेशिन द्वितीय हमने बताया था ये बादामी वंश का शासक था और इसने बड़ी ही बुरी तरह से हर्ष को हराया। और देखिए, जो ह्वेनसांग इस दरबारी ह्वेनसांग जो राजदूत था, जो चीन से आया था, एक यात्री था, वो कहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में भी वो जाता है। बाणभट्ट इसका राज दरबारी हुआ करता था। इसके बाद हमारी आपसे बात हुई थी पाल वंश के बारे में। पाल वंश हमने बताया इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। धर्मपाल इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक और होता है जिसका नाम देवपाल है और ये सबसे मजबूत हुआ था। इसने पाल वंश की स्थापना को चरम पे पहुँचाया और इसने उड़ीसा और असम के युद्ध के माध्यम से जीता। प्रतिहार वंश के शासक जो भोज हुआ करते थे, भोज को देवपाल ने हराया था। लेकिन इसके ही वंश के एक शासक जिसका नाम है महिपाल को राजेंद्र प्रथम ने हराकर अपनी विजय दक्षिण की राज्य जो चोल नाम से जाना, दक्षिण की पताका चोलों का साम्राज्य आपके गंगा घाटी तक पहुँचाया था। बौद्ध धर्म का ये संरक्षक हुआ करता था पूरा पाल वंश। अब इसके बाद हमने आपसे बात की थी जिस बिंदु की, वो तो हमारा आपसे बात हुई थी बादामी के चालुक्य के बारे में। हमने बताया बादामी के चालुक्य की जो स्थापना हुई थी, संस्थापक था, उसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। इस वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। ये हर्षवर्धन के दक्षिण का सपना को उसने तोड़ दिया। बुरी तरह से हर्षवर्धन यहाँ पराजित होता है और पुलकेशिन द्वितीय ने पर्सिया में अपने राज दरबारी को या राजदूत को भेजा था जिससे वहाँ से उसके संबंध बड़े अच्छे हो सके। ह्वेनसांग इस अपने हर्षवर्धन के बाद यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आता है। यानी ह्वेनसांग घूमता रहता है, इसलिए ह्वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको यहाँ याद रखिए, फैक्ट है, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं किसको, ह्वेनसांग को। ये यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। अब यही वो समय था जब
जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कन्नौज के शासन सत्ता पर कोई बहुत बड़ी कोई शक्ति स्थापित नहीं होती। लगातार वहाँ पर एक पद की रिक्तता बनी रहती है और इस पद की रिक्तता भरने के लिए आप देखेंगे 3 क्षेत्र से 3 राजाएं या 3 वंश के उत्तराधिकारी आते हैं। आप देखेंगे दक्षिण से राष्ट्रकूट जाते हैं, आप देखेंगे पूरब से पाल जाते हैं, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से यानी पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार जाते हैं। ये तीनों अपनी किस इच्छा से पहुँचते हैं? इनकी इच्छा ये थी कि हम कन्नौज पे शासन करें। कन्नौज की महत्ता उस समय बड़ी हुआ करती थी। कन्नौज उस समय एक उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। कन्नौज उस समय एक ऐसा क्षेत्र था जिस पे आधिपत्य का मतलब था कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो व्यापार है, उस पर हम आधिपत्य कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कन्नौज मध्य भारत में स्थित था और मध्य भारत में व्यापार की सारे रोड को यहीं से होकर गुजरना पड़ता था। अब देखा जाए तो बात करेंगे हम आपसे, यहाँ पे हमने आपसे अब तक बात कर ली है पाल वंश के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। यहाँ पे हमारी बात आपसे गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में होगी। यहाँ पे हम पहले आपसे राष्ट्रकूट के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपसे बात करेंगे क्या? आपसे बात करेंगे हम कन्नौज के उत्तराधिकार के बारे में, कन्नौज ट्रायंगल के बारे में। कन्नौज ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, इसे त्रियुद्धीय बात भी बोलते हैं और इसे आप अन्य नाम से ट्रायंगल ऑफ कन्नौज हमने बताया ही। तो देखिए ट्रायंगल ऑफ कन्नौज क्या है, इसमें देखेंगे ये ट्रायंगल आपको बना हुआ है, ये 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार या पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार का, पूर्व बंगाल में पाल वंश का और दक्षिण में महाराष्ट्र के हिस्से से राष्ट्रकूट का। ये तीनों राजा किससे अपना अधिकार चाहते थे? ये चाहते थे कन्नौज पर। इन तीनों को लेकर लगातार लगभग 150 वर्षों से लेकर 200 वर्षों तक लगातार संघर्ष का युद्ध चलता रहा। इसी में आप देखेंगे त्रिपक्षीय युद्ध के बीच में पाल वंश के शासक, पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल, हमने जिसका बताया, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहाँ की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने। धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ध्रुव, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के बीच में युद्ध होता है। वत्सराज के बीच में युद्ध होता है। वत्सराज यहाँ पे जीत जाता है और धर्मपाल यहाँ पर पराजित होता है। और जब धर्मपाल यहाँ पे पराजित होता है तो हमने आपको बताया था कि धर्मपाल की हार यहाँ पे इन पालों को कन्नौज के उत्तराधिकार से बाहर तो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ समय के लिए रोक तो जरूर दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रकूट हैं, राष्ट्रकूट ये आप गलती से यहाँ पर मैं ये गुर्जर प्रतिहार है। गुर्जर प्रतिहार का जो शासक था जिसका नाम था क्या? वत्सराज। वत्सराज और धर्मपाल के बीच युद्ध हुआ। धर्मपाल इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से हार जाता है और जो युद्ध का विजयी होता है वो कौन होता है? वत्सराज होता है, धर्मपाल हारता है। लेकिन ये क्षेत्र और बचा था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जब देखा कि गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पे अधिकार कर लेगा, अगर गुर्जर प्रतिहार पश्चिम से जा सकता है तो हम क्यों नहीं, तो ये राष्ट्रकूट यहाँ से भी कन्नौज की तरफ चलना स्टार्ट किए। और फिर कन्नौज पर फिर युद्ध होता है किनके बीच में? अब कन्नौज को लेकर युद्ध होता है। वत्सराज और ध्रुव, राष्ट्रकूट के शासक, एक का नाम है ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था और वत्सराज जो था ये गुर्जर प्रतिहार का शासक था। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और इस बार वत्सराज बहुत बुरी तरह पराजित होता है और युद्ध में विजयी होता है कौन? ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम यानी राष्ट्रकूट विजयी होते हैं। लेकिन फिर देखा जाए तो कन्नौज पर कोई किसी का उत्तराधिकार नहीं हो पाता और वो लगातार ऐसे धीरे धीरे एक गैप बना रहता है। यही था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 राज्यों को लेकर लड़ा गया था ये 3 राज्यों में। तो आइए यहाँ पे हम आपको राष्ट्रकूटों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हमने आपसे बात कर ली है। अब हम बात करेंगे आपसे, यहाँ पे हमारी बात आपसे होगी किसके बारे में? यहाँ पे बात होगी हमारी आपसे राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ये चालुक्यों के सामंत थे, हमने बताया। इस वंश की जिसने संस्थापना की थी उसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने इस वंश की संस्थापना की थी। इसका सबसे प्रतापी जो राजा था, इसका जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के नाम से अगर देखा जाए तो आपको एक नाम जरूर याद आता है, वह नाम है एलोरा। येलोरा का जो शिव का मंदिर है जो जेकास में है, इस मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही कराया था।
और फिर इसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष की हमने आपसे बात की थी। ये थी आपकी पूरी राष्ट्रकूटों की कहानी, जिसमें आपको जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए पीपीटी देखते हैं। चालुक्यों के राष्ट्रकूट क्या थे? सामंत थे। ये इनका संस्थापक दंतदुर्ग था। सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव प्रथम था, जिसने एलोरा का मंदिर का निर्माण कराया। और एलोरा का मंदिर आप देखेंगे एकाश मंदिर है, ये पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, जिसकी कभी आर्ट एंड कल्चर में इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। इसके बाद आप देखें तो त्रिपुक्षीय संघर्ष की बात की थी हमने, जिसमें पाल वंश के शासक धर्मपाल ने भाग लिया था। गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज दोनों में युद्ध हुआ था, और जो धर्मपाल था ये पराजित हुआ था, वत्सराज विजयी हुआ था। उसके बाद राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूट का ध्रुव प्रथम शासक था। इसका युद्ध वत्सराज से होता है और ध्रुव प्रथम जीतता है। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के अधिकार को लेकर। इसके बाद अब हम आपसे बात करेंगे संगम वंश के बारे में। हमारी अब आपसे बात होगी संगम वंश के बारे में। संगम वंश के बारे में चर्चा करने से पहले आप संगम वंश के राज्यों को आप जान लें, कौन कौन से राज्य हैं जो संगम वंश में हैं। तो देखें, संगम वंश में चर्चा हम करेंगे आपसे चोल के बारे में, महान चोल। उसके बाद हमारी चर्चा होगी आपसे पांडे के बारे में। उसके बाद हमारी चर्चा होगी चेर से बात। लेकिन इस चर्चा के पहले आपसे हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गंग वंश का शासन। इसमें एक हम और शासन, छोटा सा शासन है जो उड़ीसा के क्षेत्र में शासन करते हैं, गंग वंश का शासन, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। यह भी मंदिर निर्माण में बड़ा योगदान देता है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लें गंग वंश के शासन की। गंग वंश कहाँ था आपको बता दें तो गंग वंश का क्षेत्र जो आज का जो कलिंग हुआ करता था मौर्य वंश का, वही शासन हुआ करता था गंग वंश का। ये वाला हिस्सा गंग वंश का शासन हुआ करता था यहाँ पर। तो गंग वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो देखें, जो गंग वंश था उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो गंग वंश का संस्थापक पहले हम बात करेंगे कौन था, जिसका क्षेत्र हमने बताया कि उड़ीसा के क्षेत्र में था। और जो गंग वंश यहाँ पे जो गंग वंश में कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए, इसका नाम था नरसिंह वर्मन। इस नरसिंह वर्मन का योगदान क्या है? नरसिंह वर्मन ने कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है, उसकी स्थापना की थी। किसका? कोणार्क मंदिर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना किसने की थी? नरसिंह देव प्रथम ने कराई थी, या नरसिंह देव वर्मन ने कराई थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आता है जिसका नाम था अनंत वर्मन। ये भी गंग वंश का शासक था। अनंत वर्मन ये भी स्थापना कराता है कहाँ का? ये जगन्नाथपुरी, जो पुरी का मंदिर है जगन्नाथ का, उसकी स्थापना कराता है। और गंग वंश में से पहले यहाँ एक वंश का शासक हुआ करता था। एक वंश का, यहाँ पे देखिए हमने बात किया आपसे अनंत वर्मन की, हमने यहाँ से बात की आपके नरसिंह वर्मन की। तो नरसिंह वर्मन ने कोणार्क मंदिर की स्थापना की और अनंत वर्मन ने पुरी मंदिर की स्थापना की। लेकिन इस वंश के पहले एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था केसरी वंश, इसी क्षेत्र में। और केसरी वंश के ने स्थापना कराई थी किस वंश की, किस मंदिर की? तो मंदिर में कराया था ये जो उड़ीसा का लिंगराज मंदिर है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था केसरी वंश के शासकों ने। तो ये बातें आपसे गंग वंश के बारे में यहाँ तक थी। लेकिन अब हमारी बात आपसे होगी जहाँ पे हम आपसे बात कर रहे थे कि हम बात करेंगे आपसे संगम वंश के बारे में। हमारी चर्चा होगी संगम वंश के बारे में। संगम वंश में आप पहले मैप में देखिए कौन कौन से वंश शामिल हैं। पहला महत्वपूर्ण सबसे महान चोल शामिल हुआ करते थे, जिनका राज चिन्ह झंडे पर शेर बना हुआ था, चिता बना हुआ था, लायन था। उसके बाद अगर देखें पांड वंश के जो झंडे थे उनका निशान था मछली। लेकिन वहीं पर जो चेर थे, चेर ये आप देखेंगे लोकेशन बताते चलते हैं। अगर देखें जो चोल थे ये उत्तरी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के हिस्से में हुआ करते थे, और जो पांड हुआ करते थे दक्षिणी तमिलनाडु में थे। और जबकि चेर थे ये तमिलनाडु का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर और केरल वाले हिस्से में हुआ करते थे। इनका जो निशान था मछली थी। ये तीनों वंश जो महत्वपूर्ण हैं इन्हें हम जानते हैं संगम वंश के बारे में। संगम वंश के लिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपसे महान चोल के बारे में। हमारी चर्चा सबसे होगी चोलों के बारे में। तो चोलों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चोल वंश का संस्थापक बात करेंगे। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। कौन था? विजयालय हुआ करता था। विजयालय अगर देखें तो इसमें पहले स्थापना इसकी राजधानी की थी। कहाँ पे? तंजौर में।
तंजौर इसकी राजधानी हुआ करती थी और इसका जो प्रथम सम्राट हुआ, सबसे प्रमुख जो पहला महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम इसका सबसे महत्वपूर्ण पहला शासक होता है। इसने संपूर्ण दक्षिण की विजय प्राप्त की। दक्षिण में ये बहुत बड़ी विजय करता है। इसने चोलों को हराया, इसने चेरों को हराया, पांड्यों को हराया, सबको हराकर ये छत्र शासन करता है। इसने पांड्य को हरा दिया, चेर को हराकर पूरे दक्षिण भारत की विजय प्राप्त करता है। और इसने यहाँ तक जो भारत के नीचे एक द्वीप है श्रीलंका की भी विजय प्राप्त करता है। और श्रीलंका की विजय प्राप्त करने के बाद, जीतने के बाद उसका नाम श्रीलंका से बदलकर रखता है क्या? इसका नाम रखता है मामुंडी चोल मंडलम, यानी इसका नाम रखा मामुंडी चोल मंडलम। इसका नाम लिख देते हैं आपको हम, मामुंडी चोल मंडलम। इसका नाम रखा मामुंडी चोल मंडलम। ये किसका नाम रखा? ये श्रीलंका जो पूरा द्वीप है, उस द्वीप का नाम रखा। और इसके विजेता कौन थे? राजराज प्रथम हुआ करता था इसका विजेता। इसने इसकी जो नौसेना चोलों की थी, जो नेवल पावर थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसने एक महत्वपूर्ण शासक होता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। इसने पूरे जब पाल को हराता है तो इसने पूरे बंगाल यानी बंगाल की जो खाड़ी है उसे झील बनाकर रख दिया। झील बनाने का तात्पर्य यहाँ से ये है कि वहाँ पर इसकी नौसेना का वर्चस्व था, वहाँ पर कि कोई और नहीं चल सकता था, यही चलता था। इन्हीं के शासन हुआ करता था, इन्हीं का क्षेत्राधिकार हुआ करता था, इनकी अनुमति के बिना वहाँ कोई कार्य नहीं होते थे। ऐसा जो बंगाल की खाड़ी उसे चोलों की झील के नाम से जाना जाता था। ये शासन काल था चोल वंश का। इसके बाद जो चोल वंश में महत्वपूर्ण शासक होता है, अच्छा चोल जो राजराजेश्वर थे, इनकी कुछ उपलब्धियां देख लें। आर्किटेक्चर में क्या थी? तो इन्होंने एक अपने ही नाम से राजराजेश्वर मंदिर बनाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बृहदेश्वर मंदिर ये आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। ये 11वीं सदी का बना हुआ एक मंदिर है। इस मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं जिसकी आपसे हम चर्चा करेंगे। 11वीं सदी का ये मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर की आपके पास इमेज ये है। ये मंदिर आप जो देख रहे हैं ये है आपका कौन सा मंदिर? राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। इसकी जो दीवार थी, इसके दीवार में बड़ी ही अच्छी भी पेंटिंग या मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दूसरी बात, ये किस शैली का मंदिर है? तो ये है द्रविड़ शैली का मंदिर। मंदिर निर्माण 3 शैली हुआ करती थी जो पूरे भारत में फैली थी। एक आपकी नागर शैली थी जो उत्तर भारत में फैली हुई थी। जैसे उड़ीसा का जो मंदिर है वो नागर शैली के थे। जैसे हमने आपको बताया जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर, हमने बताया लिंगराज मंदिर, ये सब नागर शैली के मंदिर थे। उसके बाद दूसरी जो शैली हुई वो थी आपकी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली और नागर का मिला हुआ रूप था बेसर शैली। लेकिन आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये द्रविड़ शैली का मंदिर था। इन दोनों में मुख्य अंतर इनकी आर्किटेक्चर को लेकर हुआ करता था, इनकी संकल्पना को लेकर हुआ करता था। लेकिन इनका जो आध्यात्मिक संकल्पना थी वो एक ही थी। इनका डिलीवर्ड जो बनाते थे, जो उनकी संकल्पना, कहीं पे ये पिरामिडाकार करो बनाते हैं कुछ इस तरह से, और कहीं पर ये आप रेखा प्रसाद करो बनाते हैं। तो इस कुछ संकल्पनाओं में अंतर मिलता है, जिसके कारण 2 शैली का विकास हुआ। तो देखेंगे ये जो शिखर बना हुआ है, ये है पिरामिडाकार। पिरामिडाकार यानी पिरामिड के आकार का पहला कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पहला जो बॉक्स से नीचे का कुछ इतना बड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद उतना छोटा, फिर उसके बाद उतना छोटा करते हुए एक शिखर बना हुआ जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसे ही पिरामिडाकार शिखर के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो आप एक महत्वपूर्ण चीज़ और यहाँ पे आप पाएंगे कि जो नटराज की जो मूर्ति हुआ करती थी, जो नटराज की मूर्ति हुआ करती है वो चोलों की देन है। ये जो आपको सुंदर मूर्ति दिख रही है नटराज की मूर्ति, डांसिंग शिवा जो नृत्य करते हुए, जिसमें शिव को दिखाया गया है, जो नृत्य करते हुए भगवान शिव को दिखाया गया है, ये नटराज की मूर्ति के नाम से जानी जाती है। और ये इसी काल की विशेषता है। किस काल की? ये चोलों की विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये चोलों की विशेषता है। चोलों ने मंदिर निर्माण को बड़े ही चरम पे पहुंचा दिया था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको चोलों में आपको जाननी है कि ये गोपुरम बड़े ही ऊंचे ऊंचे बनाया करते थे। गोपुरम के लिए अगर आपको हम उदाहरण दें तो गोपुरम के लिए आप ये इमेज देख सकते हैं।
ये इमेज जो इनका गेट, जो मंदिर प्रांगण का जो गेट हुआ करता था, उसे ही गोपुरम कहते थे। चोलों ने कई गोपुरम बनाने शुरू कर दिए थे और चोलों के बाद पांड्य आते हैं, उनमें गोपुरम की व्यवस्था और भी उच्च होती चली गई थी। अब जो गोपुरम बना था, ये बनवाया था, ये मंदिर आप जो दिख रहे हैं, ये मीनाक्षी मंदिर है। ये है मीनाक्षी टेम्पल। कहाँ पर है मीनाक्षी टेम्पल? अगर देखा जाए तो वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु में है। इसे पांड्य शासकों ने बनवाया था। मंदिर की बात हुई तो हमने सोचा कि मंदिर की पूरी डिटेल यहीं पे दे दे। और इसका गोपुरम बड़ा ही उत्कृष्ट और सबसे ऊंचा गोपुरम है। मलिक काफूर यहाँ पर आता है दक्षिण भारत में विजय करने, तो बड़ी तोड़ फोड़ यहाँ पर करता है। और ये मंदिर मीनाक्षी मंदिर को समर्पित, मीनाक्षी देवता को, यानी मीनाक्षी पार्वती देवी को कहा जाता है, जिनकी आंखें मछली की तरह हों। और मछली इसीलिए आप देखेंगे जो मछली है ये किनका राज चिन्ह है, किनका? पांड्यों का। हमने आपको झंडे में पहले निशान दिखाया था। तो इतनी बातें आपको पांड्य के बारे में जानना थी, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे आपसे चोलों के बारे में। तो अब तक हमने बात की चोल में जिस शासक के बारे में, वो शासक था राजराज प्रथम। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे इसके पुत्र के बारे में, जो महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जब सत्ता में आता है तो इसने चेरों को बुरी तरह से पराजित किया। जो चेर हुआ करते थे, एक आप मैप दिख रहा होगा, ये मैप है राजेंद्र प्रथम का, जो क्षेत्राधिकार था, जिस क्षेत्र में पूरे जहाँ तक इनका अधिकार हुआ करता था, ये उनका क्षेत्राधिकार है। तो आप देखिए, इन्होंने न केवल भारत में, न केवल उत्तर भारत में, बल्कि इन्होंने इंडोनेशिया, जकार्ता, इन वाले हिस्सों, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, इन वाले हिस्से में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। ऐसा वर्चस्व स्थापित करने वाला दक्षिण भारत का सिर्फ एकमात्र शासक हुआ, जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने पूरे विश्व में अपनी उत्कृष्टता को, अपने शासन को दिखाया कि कैसे समुद्र सीमाएं नहीं होती, इस समुद्र कैसे सीमाओं से दूर है। हम राज्य शासन करना चाहें तो समुद्र हमारे लिए बाधा नहीं है। अगर देखा जाए तो पांड्य और चेरों को, दोनों को, पांड्य को भी पराजित करता है और चेरों को बुरी तरह पराजित कर देता है। इसके जो पिता थे राजराज प्रथम, इनका केवल युद्ध, उन्हें पराजित करके उनको हस्तांत अपने अंदर नहीं लाते हैं, लेकिन जब राजेंद्र प्रथम आता है तो उन्हें हराता भी है और उनके आधिपत्य को छीन लेता है। और इसी समय ये फिर श्रीलंका पर आक्रमण करता है, और श्रीलंका पर जो इसके पिता ने आक्रमण किया था मामुंडी चोल मंडलम नाम से एक उसका नाम रखा था, और सत्ता हस्तांतरित कर दी थी। लेकिन जब राजेंद्र प्रथम यहाँ पर अटैक करता है, आक्रमण करता है तो और जीतता है, तो यहाँ का जो शासक था महेंद्र पंचम को ये वहाँ से बंदी बनाकर भारत लेकर चला आता है और वहाँ पर पूरी सत्ता उससे छीन लेती है। और इसी उपलक्ष्य में एक गंगई चोलपुरम का एक मंदिर स्थापित करता है। गंगई कोंड चोलपुरम एक मंदिर बनवाता है। और जो आप देखेंगे जब ये विजय प्राप्त करता है पालों का, कहाँ पर? गंगा के मैदानों की विजय प्राप्त करता है, तो गंगई चोलपुरम का मंदिर बनवाता है। और साथ ही एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम था गंगई कोंड की ये उपाधि धारण करता है और एक मंदिर स्थापित करता है गंगई कोंड चोलपुरम। अगर इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे स्पष्ट हों तो हमने आपसे इसके बाद जो बात की थी, हमने आपको राजराजेश्वर मंदिर दिखाया था, ब्रजेश्वर मंदिर दिखाया था, उसके बाद हमने नटराज टेम्पल की बात की थी, चोलों की देन है। उसके बाद हमारी बात आपसे हुई थी मीनाक्षी टेम्पल पे। मीनाक्षी टेम्पल हमने बताया कि ये चोलों ने नहीं, इसका निर्माण पांड्य शासकों ने कराया था। और पांड्य शासकों में जो शासक का नाम है वो है कुलशेखर। क्या नाम है? कुलशेखर ने इसका निर्माण कराया था। अब अगर इस काल में अगर देखें, अब तक की कुछ साहित्य हम अगर बात कर लें, तो साहित्य की रचनाओं में अगर हमारी कुछ चर्चा हो आपसे, तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले साहित्य में हम बात करेंगे एक महान शासक जो हर्ष हुआ था। इसने 3 प्रमुख रचनाएं की, जिसका नाम, पहले का नाम है प्रियदर्शिका लिखा, दूसरा इन्होंने नागानंद लिखी, और तीसरा इन्होंने रत्नावली नामक एक ग्रंथ लिखा। ये 3 हर्ष खुद अपने शासनकाल में लिखता है। उसके बाद इसके जो दरबारी थे बाणभट्ट ने 2 मुख्य रूप से जिनका चर्चित होती हैं, 2 इनके काव्य हैं। पहला है कादम्बरी, ये बाणभट्ट ने लिखी है कादम्बरी, इसकी चर्चा। और उसके बाद दूसरा जो प्रमुख है उसका नाम है हर्षचरितम। हर्षचरित के नाम से एक ग्रंथ लिखता है। भास्कराचार्य इसी समय लीलावती लिखते हैं, सिद्धांत शिरोमणि लिखते हैं, और विज्ञानेश्वर इस समय मिताक्षरा लिखते हैं। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा लिखते हैं। प्लिनी एक महत्वपूर्ण, जो पहले एंशिएंट भारत में हुआ करता था, जिसकी चर्चा हमने अभी तक नहीं की है, वो था प्लिनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री।
राणा कुंभा ने संगीत राज्य की एक रचना की थी। आपको ये भी यहाँ पे जान लेना महत्वपूर्ण था। इसके बाद आपसे अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे आपसे, थोड़ी सी बात होगी हमारी, ज़्यादा तो नहीं जितना परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल उतनी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपसे पांड्य शासक के बारे में। पांड्य राज्य की बात करें तो इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। इन्होंने क्या निर्माण कराया? इनमें एक शासक हुआ जिसका नाम था कुलशेखर। कुलशेखर ने निर्माण कराया था क्या? मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल का निर्माण कराया था कुलशेखर ने। और इसी समय अगर देखा जाए तो जो मलिक काफूर आता है, मलिक काफूर वो दक्षिण भारत पर विजय की दृष्टि से आता है मध्यकाल में, और इस मंदिर का पूरी तरह तहस नहस करता है, लेकिन लूटपाट करता है, फिर भी मंदिर अभी भी सुरक्षित पड़ा हुआ है। इस मंदिर का गोपुरम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ऊंचा है, और इसके गोपुरम में टोटल 11 तल्ले यानी 11 फर्श बने हुए, 11 फ्लोर का है ये। और उसके बाद अगर बात करें तो चेर की जो यहाँ पे जिसका दक्षिण में शासक था, जो केरल वाले हिस्से में हुआ करते थे, यानी भारत के पश्चिमी वाले हिस्से में, पश्चिमी तट वाले पर इनका जो राज चिन्ह था, इसका नाम धनुष था। और इनकी जो राजधानी थी, उनकी राजधानी वांजी हुआ करती थी। वांजी या तोंडी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आइए अब हम पीपीटी देख लेते हैं। इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण था, जितनी चीज़ें थी उसको हमने आपको डिलीवर की। तो आइए अब पीपीटी हम देख लेते हैं। पीपीटी में क्या है, आइए देखते हैं। गंग वंश के शासक की हमने बात की। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए। नरसिंहदेव। नरसिंहदेव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर की स्थापना कराई थी। यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर की एक विशेषता है, यहाँ पे सनडायल है। सनडायल यानी इस मंदिर को 7 घोड़ों से खींचता हुआ दिखाया गया। इमेज तुम्हारे पास इसमें नहीं तो आपको दिखाते। 7 घोड़ों से खींचता हुआ दिखाया गया है। और जो मंदिर है, मंदिर के नीचे वाले भाग पर ऐसे एक पूरे चक्र बने हुए हैं, और जो पूरी तरह से घड़ी सही समय बताते हैं, और इसे ही सनडायल कहते हैं, सूर्य घड़ी बोलते हैं। ये सूर्य के अनुसार समय का आकलन करते हैं, और ये विशेषता है कोणार्क मंदिर सूर्य की, जिसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने या नरसिंहदेव ने। इसके बाद दूसरा शासक होता है अनंत वर्मन। इसमें जगन्नाथपुरी का मंदिर का निर्माण कराया, जहाँ पर आप जानते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि मेला लगता है हर 12 साल पे जगन्नाथपुरी में। उसके बाद जगन्नाथपुरी में आपको पता होगा कि ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित देव मंदिर है, और यहाँ पर आपको 12 वर्षे पर एक मेला लगता है जिसमें रथ खींचा जाता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पे और जाननी है कि इसी क्षेत्र में एक शासन हुआ करता था केसरी वंश का, जिसने लिंगराज मंदिर की स्थापना कराई थी। जी थी आपके गंग वंश के महत्वपूर्ण चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपसे हम बात करेंगे संगम वंश की। संगम वंश के संस्थापक विजयालय थे, हमने आपको बताया। इनकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पहला राजराज प्रथम था, जिसने श्रीलंका को जीता, और उसका नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा था। और इसने जीतने के बाद ही रुका नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण दक्षिण भारत की विजय हुई। उसके बाद इनका महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बाद इसका महत्वपूर्ण याद है वो राजराजेश्वर मंदिर, इसने का निर्माण कराया। नटराज की मूर्ति इसी के शासनकाल में बनी थी, जो विश्व प्रसिद्ध है, जो डांसिंग शिवा के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। और इस मूर्ति को आज बड़े व्यापार में भारत की एक आप देखेंगे आइकॉनिक प्लेस के रूप में जाना जाता है। गोपुरम के निर्माण का जन्मदाता हुआ करता था ये। गोपुरम के निर्माण को बड़े ही ऊंचे स्थल तक इसने पहुंचाया। एक चीज़ और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो आपको जानना होगा कि ये वर्तमान पंचायत का सिद्धांत चोलों से ही लिया गया है। जो हमारे यहाँ संविधान संशोधन किया गया, 72वां और 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत शब्द डाला गया, वो सिद्धांत हमने कहाँ से कॉपी किए हैं? वो चोलों से ही सिद्धांत कॉपी किए हैं। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पंचायत का स्ट्रक्चर बड़ा ही अच्छा था और बड़े ही सुदृढ़ हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो हमने बात किया इसके मृत्यु के बाद इसकी गद्दी पर आता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने जिनका योगदान है राजेंद्र प्रथम जिसका योगदान है, इसने पांड्य और चेरों को पूरी तरह से हराजित कर श्रीलंका की विजय की, और श्रीलंका पर भी इन्हें महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर भारत लेकर आया। यानी यह पूरा दक्षिण भारत चोलों का था, और चोलों ने पूरे बंगाल की खाड़ी की विजय की, और बंगाल की खाड़ी को जो झील के रूप में परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ की नौसैनिक बड़ी ही मजबूत थी, और बंगाल विजय की और उपाधि धारण की। बंगाल विजय के बाद इसने उपाधि धारण की गंगईकोंड की। गंगईकोंड की उपाधि धारण करने के बाद इसने गंगईकोंड चोलपुरम की एक स्थापना, मंदिर की स्थापना की। इतनी बातें हमने आपसे संगम वंश में की। संगम वंश में हमने आपको बताया कि पांड्य की राजधानी मदुरई थी। चेर का राज चिन्ह आप देखेंगे, इन पांड्य की राजधानी राज चिन्ह मछली था।
चीर का राज चिन्ह धनुष है, जबकि वांजी और तोंडेन की राजधानी हुआ करती थी। इतनी बात करने के बाद जो चीज़ हमने आपको साहित्य के बारे में बताया, साहित्य में हम आपसे बताएं कि हर्ष ने लिखी थी 3 पुस्तकें, प्रियदर्शिका और उसके बाद नागानंद और रत्नावली। हर्ष रचित हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित लिखा, भास्कराचार्य ने लीलावती लिखी, सिद्धांत शिरोमणि लिखी, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक बुक लिखती है और राणा कुंभा लिखते हैं संगीत राज नामक एक किताब। तो ये थी आज के वीडियो में पूरी चीज़ें। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। दोस्तों, हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री क्रैश कोर्स का लाभ उठाइए। ये क्रैश कोर्स पूरी तरह से फ्री होगा, इसमें कोई शुल्क आपसे नहीं ली जाएगी, कोई भी फी आपसे नहीं ली जाएगी, ये एकदम निःशुल्क होगा। आप एंजॉय कीजिए, लाभ उठाइए। इसके बाद आपको हम प्राचीन इतिहास खत्म होता है तो इसका पूरा PDF आपको हम अवेलेबल करा देंगे। PDF के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर 7376939897 7376939897 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और PDF उनको हम WhatsApp या टेलीग्राम के माध्यम से हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।